खगेंद्र सर ने भी एक समस्या उठाई कि प्रश्न है कि हम चांद पर चले गए, मंगल पर झंडा गाड़ आए, है ना, और लेकिन जो धरातल से जुड़ी समस्याएं हैं वही है। उसी पर मैंने कुछ लिखा है। और एक बात बहुत, किस पर लिखा है ये मैं नहीं बता रही हूँ, वो अपने अपने पता चल जाए तब मैं समझूंगी मैं जो कहना चाह रही हूँ वह सफल है। शुरू। वही औरतें आज नजरें बचाकर अन्य मनस्क से चल देती हैं जो ढाढ़स बंधाई थी उसके पछाड़ खाकर गिर जाने पर। वही औरतें अपने दुधमुहे को कलेजे से भींच लेती हैं, आंचल से ढांप देती हैं, बच्चे के पैरों को टटोलकर आश्वस्त हो लेती हैं कि नाना एक उंगली भी नहीं दिख रही उसके सामने पड़ जाने पर। वही औरतें जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए दौड़ी आती थी उसके घर, कभी मिर्च मसाले तो कभी धनिया टमाटर के लिए, आज उसे अनदेखी कर देती हैं पास से गुजर जाने पर। वही औरतें जो पति बच्चों की चटकारी बातें साझा करती थी कभी, अब उन्हीं पति बच्चों की सुरक्षा को लेकर जाने कैसे कैसे आरोप मढ़ देती हैं अब शकुन के उसके सुबह सुबह दर्शन हो जाने पर। ओह, आज़ादी के 72 सालों बाद हम कहाँ हैं? कैसी तरक्की कर ली है। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कर लिया, मंगल पर जीवन ढूंढ लिया, एवरेस्ट फतह कर लिया चंद महिलाओं ने। अरे फुनगियों पर क्यों मंडराते हो, जड़ों को देखो जरा, ये कैसी उपलब्धियां हैं। जब एक औरत को अपने अस्तित्व के लिए अपने ही लोगों से जूझना पड़े, इतना तिरस्कार सहना पड़े, उपहास और जिल्लत की रोटियों से बसर करना पड़े, हम पढ़े लिखे लोग सब कुछ जानकर भी बने रहते हैं अनजान, वरना उसका हाथ पकड़कर साथ बिठाकर गले लगाकर सम्मान करते अचानक ही उसके मिल जाने पर। अब शीर्षक आप दे दीजिए। मेरी एक और कविता है छोटी सी, यह भी एक प्रश्न है। मैं लड़की हूँ, सीमाएं हैं मेरी, घर पर भी बाहर भी, चट्टान सम हृदय वाले मर्द पहरेदार हैं मेरे, पिता भाई अनुज। जब से यौवन मुझ में हिलोरे लेने लगा, पैनी निगाहों की चुभन भी महसूसने लगी। मैं जब पहाड़ों पर देखती हूँ ना, सुंदर जल, अनगढ़ आकृतियों में ऊंची नीची चोटियाँ, कल कल छल छल बहती नदियाँ जो गुजरती हैं गहरी घाटियों के बीच, किसी भी रुकावट से टकराकर स्याह जल का सफ़ेद मोतियों सा चमक जाना, वाह बहुत मज़ा आता है मुझे। सोचती हूँ आज अपनी सखियों को बताऊंगी, सुंदर जल, झील, झरने, उड़ते पक्षी, कल कल नदियाँ सभी तो स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं, फिर मैं क्यों नहीं। अरे पगली, अपना रास्ता खुद चुन ले, तुम्हारे प्रश्न अनुत्तरित रह जाएंगे। तुम जो नदियों सी, झील झरनों सी, पक्षियों सी स्वतंत्र हुई, तो दरक जाएंगी सत्ता की दीवारें, लहूलुहान हो जाएंगे शक्ल और सदियों से स्थापित मीनारें। धन्यवाद। के लिए शुक्रिया अखिला जी। और अब हम ऑफिशियली तृतीय सत्र की शुरुआत करते हैं। इसको शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले राजकिशोर राजन जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा। राजकिशोर। सभी साथियों को मेरी ओर से सलाम। मेरा नाम सत्यम है और इस सत्र का संचालन मैं करने जा रहा हूँ। जिस दौर में नफरत, जुमले और झूठ, कट्टरवाद और रूढ़िवाद फैल रहे हैं, उस दौर में लेखक होना और उसके ऊपर से प्रगतिशील लेखक होना स्वयं में एक बगावती कदम है।
इसलिए मंच पर मौजूद सारे बागियों को मेरी ओर से क्रांतिकारी हुल जोहार। हमारा होना, लिखना, कहना हमारी दृढ़ता की पहचान है, जिस पर फैज कहते हैं, और जो आज के सम्मेलन में हमारा मोटो भी होगा कि हम परवरिश लौहो कदम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। एक तर्ज तगफ्फुल है सो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। ये कहते ही मैं सबसे पहले वरिष्ठ कवि राजकिशोर राजन जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो यहाँ आए और अपनी कविताओं का पाठ करें। सम्मानीय मंच, आप सब दो चार कविताएं पहली कविता है, शीर्षक है बस क्षण भर के लिए। बस क्षण भर के लिए हंसिए ठठाकर, आज यहीं से कीजिए प्रारंभ। बस क्षण भर के लिए हंसिए ठठाकर, आज यहीं से कीजिए प्रारंभ। दाल में नमक की तरह, चाय में चीनी की तरह। दाल में नमक की तरह, चाय में चीनी की तरह, लाख जतन करिए पर रखिए बचाकर, ताकि जब कभी हंसी आए आपको अपने आप पर आप हंस पाएं ठठाकर। बस क्षण भर के लिए हंसिए ठठाकर। दूसरी कविता है, छोटी सी कविता है, बसमतिया बोली। बसमतिया बोली सुनो कवि जी, कविता में तनिक धूप धूल मिट्टी भी मिलाओ। बसमतिया बोली सुनो कवि जी, कविता में तनिक धूप धूल मिट्टी भी मिलाओ। बहुत हुई शब्दों की खेती, कविता हो रही ऊसर। बहुत हुई शब्दों की खेती, कविता हो रही ऊसर। अब अपने अंतःपुर से बाहर हमर गांव भी आओ। बसमतिया बोली सुनो कवि जी, कविता में तनिक धूप धूल मिट्टी भी मिलाओ। बसमतिया बोली सुनो कवि जी, कवि कर्म वैसा ही जैसे बढ़ई लोहार किसान का। बसमतिया बोली सुनो कवि जी, कवि कर्म वैसा ही जैसा बढ़ई लोहार किसान का। अब गाछ पर बैठना छोड़ भूइयां उतर आओ। बसमतिया बोली सुनो कवि जी, कविता में तनिक धूप धूल मिट्टी भी मिलाओ। बसमतिया बोली सुनो कवि जी, हम भी पढ़ें तुम्हारी कविता। बसमतिया बोली सुनो कवि जी, हम भी पढ़ें तुम्हारी कविता, उसे ऐसा बनाओ। बसमतिया बोली सुनो कवि जी, कविता में तनिक धूप धूल मिट्टी भी मिलाओ। एक दो और कविताएं सुनाता हूं। एक कविता है दिला कि अब तुम कहोगे मर रही हैं नदियां। अब तुम कहोगे मर रही हैं नदियां, विलुप्त हो रहे तालाब, कुएं, वन, पशु पक्षी, कट रहे जंगल और संताप से भरे खड़े हैं पहाड़। शाम को शहर के न्यू मार्केट में उमड़ी यह ठसाठस भीड़ लोगों की नहीं, धन पशुओं की है। और यह समाज पाउडर क्रीम लगाया बजबजाता हुआ सुअर का शोभार है। अब तुम कहोगे कि देखो न, शहर के इने गिने नामी गिरामी बुद्धिजीवी अलग अलग विषयों पर छाट रहे व्याख्यान। उनमें एक से बढ़कर एक मोटे ताजे सत्ता के जोंक अपनी सुविधा के लिहाज से
चुन लिए हैं पक्ष प्रतिपक्ष, और वो भी सिर्फ दिन भर के लिए, और वो भी सिर्फ दिन भर के लिए रात को आ जाते अपने अपने दिल में। अब तुम कहोगे कि कितना निर्लज्ज और क्रूर समय है कि स्टेशन के पीछे खड़ी रहने वाली 4-5 वेश्याएं एक दूसरे को फूटी आंख न सुहाने पर भी इन दिनों खौफ से पहनापा निभाते रहने लगी हैं साथ साथ। अब तुम कहोगे कि मुक्त व्यापार के साथ इस देश में सब कुछ होता जा रहा मुक्त, वहीं विचारों पर क्यों पसरती जा रही है घात पात। एक अघोषित समझदारी विकसित हो गई है। हम बोलते रहेंगे, लिखते रहेंगे परिवर्तन के पक्ष में, पर खूंटा हमारा जस का तस रहेगा। ऐसे ही तुम कहोगे और भी बहुत कुछ, और फिर कहोगे हम लोग कर ही क्या सकते हैं। पहली बार नदियों के सूखने, बजबजाते सुअर के कोघाड़ और उन वेश्याओं के नकली बहनापे से बुरा लग रहा तुम्हारा विलाप। आखिरी कविता शीर्षक है पक रही है कविता। एक एक कर पक रहे, बाकी बचे दाढ़ी मूछ के बाल, आंखों की ज्योति। भरोसा नहीं अब स्मृति का भी, हो चला उसका स्वभाव बरसात में धूप की तरह। और नींद का क्या कहिए, पता नहीं रात भर रहती किस गली, किस गांव, किस ठाव, और अक्सर दोपहर को आती फिर आंखों में समा जाती। कितना कुछ छूट गया, कितना कुछ रह गया, अजाना, अचिन्हा, अदेश। उन्हें चीन्हने, जानने, देखने के लिए प्राणपण से कर रहा भरसक यत्न, और टूट रही है देश। पहले पाहुन थी बीमारियां, अब आती हैं तो नहीं लेती जाने का नाम। कुछ पराए, कुछ परदेसी, कुछ निंदक, कुछ भी नहीं रहे पुराने दिनों के यार दोस्त। बाहर तेज है धूप, खेतों में पक रहा धान। पगडंडियों से गुजर रहा मैं, नंगे पैर माथे पर गमछा बांध। बहुत दिन हुए एक कविता को काट कूट करते, ठोकते की जाते। बहुत दिन हुए एक कविता को काट कूट करते, ठोकते की जाते। कविता भी पक रही है जैसे पक रहा है धान। धन्यवाद। शुक्रिया राजन जी। वैसे तो ये दुनिया, इसके लोग, उनके एहसास, उनका प्रेम, उनकी बगावत खुद में काफ़ी खूबसूरत है, मगर एक कवि इस खूबसूरती को और निखार देता है। इसी पर अल्लामा इकबाल के नज़्म में एक वाक्य आता है कि ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। और हमारी दुनिया को निखारने वाले एक और प्रतिष्ठित कवि प्रताप सरसेज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनको अब मंच की ओर आमंत्रित करना चाहूँगा। सर, प्रभात सरसेज जी। पहली कविता है उड़ो। उड़ो हिमा दास, उड़ो हिमा दास, यही पताका तुम्हारा पंख है। उड़ो हिमा दास, यही पताका तुम्हारा पंख है। पतंग की तरह मत उड़ो हिमा दास, जिन्हें आंधी उड़ा कर ले जाए और बिजली के खंभे में लिपटी रह जाओ। कबूतरों की तरह भी मत उड़ो,
कि धारासार बारिश से भीगकर किसी डाली के नीचे भीगकर किसी डाली के नीचे छिपकर थरथराती रहो, उड़ो हिमा दास। आंधी की कोई दिशा नहीं होती, आंधी की कोई दिशा नहीं होती, मौसम वैज्ञानिकों को भी देती है चकमा। पतंग को दिशांतर होने से भी नहीं बचाती है आंधी। कबूतर मूंद लेता है अपनी आंखें और बिलाड़ों को देखकर मृत्यु का इंतजार करता है। कबूतर मूंद लेता है अपनी आंखें और बिलाड़ों को देखकर मृत्यु का इंतजार करता है। उड़ो तो बाज की तरह उड़ो। ज्यादा उड़ने की कोशिश में है, जो ज्यादा उड़ने की कोशिश में है इस धरती पर, उसकी गर्दन दबोचो। उड़ो हिमा दास, खूब उड़ो हिमा दास। पहली चर्चा ये छोटी। दूसरी कविता है, बस दो ही कविता पढ़ूंगा। गज व्याघ्र, गज हाथी व्याघ्र, लेकिन एक ही जीव है ये कविता में, एक ही जीव है गज व्याघ्र। राजा का मुंह बाघ का है, राजा का मुंह बाघ का है, चारों पैर हाथी का। राजा जब क्रोध में आता है तो पहले सैकड़ों को रौंदता है, फिर बारी बारी से कंठ में दांत लगाता है। राजा का मुंह बाघ का है, चारों पैर हाथी का। राजा जब क्रोध में आता है तो पहले सैकड़ों को रौंदता है, फिर बारी बारी से कंठ में दांत लगाता है। राजा के पास 100 आश्वासन है, तुम्हारे ही श्रमधन के हिस्से काटकर तुम्हें स्वस्थ रखेगा। अस्वस्थ होने पर दवा दारू का इंतजाम भी करेगा। तुम्हें स्वादिष्ट बनाने को की पूरी योजना है उसके पास। क्या बारिश हो रही है? कब तक भी? अब थोड़ा सा सुन लीजिए। अब जंगल में नहीं रहेगा यह गज व्याघ्र। अब इसे हिरण का मांस नहीं सुहाता है। खरगोश की कलेजियां कसैली लगती हैं। भैंसा के ठोटे को चपर चपर नहीं चबाना चाहता है। अब यह वहां वहां जाहिर होता है जहां आबादी का राग होता है। असंख्य भयभीत चेहरे को देखते रहना भी उसकी सगल है। मदारियों के गुणों को गजव्याघ्र ने ध्यान पूर्वक आत्मसात किया है। उसे डमरू बजाने की आवश्यकता नहीं होती। एक तर्जनी उठाता है तो नाम जाप शुरू हो जाता है। दोनों तर्जनी के उठते ही होने लगती है तालियों की गड़गड़ाहट। तालियों की आवाज पर चढ़कर वह तक गया है। कभी के पास इतना हुनर है कि माचिस तैयार कर दे। कभी के पास इतना हुनर है कि माचिस तैयार कर दे। नरसिंह या नरसिंह अभी जाहिर नहीं हुआ है, जो तक के नीचे तीलियां रगड़ दे। अभी तो तक और इसी के साथ मैं रांची से आए कवि विजय कुमार जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आकर रखा कर सकता हूँ।
आप सभी आदरणीय को मेरा नमस्कार। मैं आपके सामने 3 कविताएं पढ़ने जा रहा हूं। तीनों कविताएं एक ही यात्रा में लिखी गई हैं और वह यात्रा पहले रांची से कुछ वर्षों पहले रांची से घाटशिला की ओर आते हुए लिखी हुई हैं। इसलिए ये कविताओं की पृष्ठभूमि यही है। शीर्षक है यात्रा, मैं और कविताएं। 1। दलमा पहाड़ी की तलहटी पर मैंने देखा, दलमा पहाड़ी की तलहटी पर मैंने देखा 2 आदमी एक आदिवासी औरत पर टूट पड़े हैं। परंतु यह पूरा सच नहीं है, यह आम दृष्टिकोण है। परंतु यह पूरा सच नहीं है, यह आम दृष्टिकोण है। यह प्रथम दृष्टया सत्य की तरह है। यह एक विख्यात फ्रेंच कट दाढ़ी बढ़ाए चित्रकार की बनाई हुई उस जीवंत तस्वीर की तरह है जिसमें वह औरत बेबस, डरी, सहमी सी लग रही है। असल दृश्य में जो गुम है वह चेतना शून्य है। असल दृश्य में जो गुम है वह चेतना शून्य है और महुआ के गंध से महमहाते 2 मनमस्त हाथी दूर भाग खड़े हुए हैं। उस आदिवासी औरत के हाथों में दराती पलाश फूल की आकृति लिए हुए है और आंखें लाल नव पल्लव कुसुम है। दो, पूस की ठंड में कपकपाती सुबह सभी पंछी घोंसले में सिकुड़ गए हैं। सर्द हवाएं कानों में सीटियां बजा रही हैं। कुछ चीखें मेरे कानों में अनसुनी रह गई हैं। गांव के आलीशान बंगलों में चिमनियों से उठ रहा है धुआं। गृहस्वामियां सिगड़ियां जला रही हैं और रायरंगपुर की सड़क पर निकल आई है एक बुढ़िया। सड़क पर नंगे पांव चल रही है। क्या इतना भी सहज है इस कड़कड़ाती ठंड में बुढ़ी हड्डियों का सड़क पर कड़क कर चलना? कि मानो जैसे धरती की पीठ की हड्डियां दहक उठी है। अद्भुत है यह अधम साहस, या वह ढीठ है उसकी पीठ झुक गई है। जब वह उम्र की इस पड़ाव पर है, उसकी देह बुझ रही एक अलाव है, या फिर उसके तलवों में उठता है अब भी इतना ताप कि वह सड़क पर बर्फ की सिलियां गला रही है। तीसरी कविता है उसकी हंसी पलाश की जैसी है। यहाँ आग तो है और पानी भी, यहाँ आग तो है और पानी भी, सड़क, बिजली, बत्ती और पाठशाला भी। यहाँ ईंधन है, दमन भट्टी और पाठशाला भी, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और मेला भी। सब कुछ है यहाँ। इतनी संपन्नता के बावजूद वह लड़की, इतनी संपन्नता के बावजूद वह लड़की जो कोयला चुन रही है, खुद क्यों नहीं है? उसकी टोकरी में कोई फूल क्यों नहीं है? क्या वह चकमक पत्थर की तलाश में है? वह क्यों भूमिगत सुरंगों से उजालों की तरफ देख रही है? क्यों वह जिंदा एक लाश की जैसी है? यह तो वही बता सकती है। देखो, उससे डरना नहीं, वह छुई मुई सी है। पूछो उससे कैसी उसकी उदासी है। क्यों हम में से कोई उसके उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, जबकि उसके जमीन के नीचे लगी हुई है आग। जबकि उसके जमीन के नीचे लगी हुई है आग। वह माचिस की तिल्लियां ढूंढ रही है। वह अपने चूल्हे को सुलगाने के लिए अवैध खदानों से ईंधन जुटा रही है। उसकी हंसी
फूलों के जैसी है, क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उसके सूखे होठों में महुआ थोड़ा झरझर जाए, उसकी जिह्वा मधुर रस से थोड़ा तरही हो जाए, ताकि वह थोड़ी देर के लिए अपने दुखों को भूल जाए और मदहोश हो जाए कुछ देर के लिए, ताकि कल सुबह वह थोड़ी जल्दी उठ जाए और अपने सहेलियों के साथ वह भी पाठशाला जाए। ऐसी कोई उम्मीद है या नहीं? फिलहाल तो ऐसा लगता ही नहीं। उसकी खुशियाँ आसमान में है, उसके हाथ वहाँ पहुँचते नहीं। जबकि अभी पतझड़ का समय है, और उसके झोपड़े पर कपास नहीं है। अभी आसपास कोई कोकल कूकती तो नहीं है। जबकि उसकी हंसी दहकते पलाश के फूलों जैसी है। सब बहरे हैं या अंधे, कोई उसे देखता सुनता भी नहीं। देखो, जब लोग करते हैं हंसी ठठाका, बाबू और नेता, उसके बच्चे जब उड़ाते हैं रॉकेट और पटाखा, या उस पर कोई परिहास तो नहीं है? शुक्रिया। लेखक संघ के तृतीय झारखंड राज्य सम्मेलन में आप सभी सम्मानित बुद्धिजीवियों का स्वागत, आभार, अभिनंदन। सुनो सुनाऊं एक कहानी मैं अगिया बैताल की। ये रचना हमारे प्रसिद्ध कवि श्री प्रवीण परिमल जी की है, जो हमारे सामने उपस्थित है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। मैं इनकी रचना को संगीतबद्ध करके आपके सामने प्राल की। जय हो गुरु घंटाल की, जय हो गुरु घंटाल की, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो गुरु घंटाल की। सुनो सुनाऊं एक कहानी मैं अगिया बैताल की। सुनो सुनाऊं एक कहानी मैं अगिया बैताल की। जय हो गुरु घंटाल की, जय हो गुरु घंटाल की, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो गुरु घंटाल की। सत्ता उनकी, कुर्सी उनकी, फागुन उनका उनके भाग। सत्ता उनकी, कुर्सी उनकी, फागुन उनका उनके भाग। शासन उनका, आसन उनका, डफली उनकी उनके राग। शासन उनका, आसन उनका, डफली उनकी उनके राग। हाथी उनके, घोड़े उनके, हाथी उनके, घोड़े उनके, उनकी ही है पाल की। जय हो गुरु घंटाल की, जय हो गुरु घंटाल की, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो गुरु घंटाल की। कुर्ता उनका, टोपी उनकी, अचकन उनका उनका कोट। कुर्ता उनका, टोपी उनकी, अचकन उनका उनका कोट। पगड़ी उनकी, बंडी उनकी, उनके मोजे और लंगोट। पगड़ी उनकी, बंडी उनकी, उनके मोजे और लंगोट। गधों की पोशाकें देखो, गधों की पोशाकें देखो, है शेरों की खाल की। जय हो गुरु घंटाल की, जय हो गुरु घंटाल की, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो गुरु घंटाल की।
कोठी उनकी, बंगला उनका, गाड़ी उनकी, उनके नाम। कोठी उनकी, बंगला उनका, गाड़ी उनकी, उनके नाम। चर्चा उनकी, खर्चा उनका, पूजा उनकी, उनके राम। चर्चा उनकी, खर्चा उनका, पूजा उनकी, उनके राम। अपनी तो औकात वही जो, अपनी तो औकात वही जो, 2 टकिए रूमाल की। जय हो गुरु घंटाल की, जय हो गुरु घंटाल की। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो गुरु घंटाल की। सोफा उनका, गद्दे उनके, सपने उनके, उनकी रात। सोफा उनका, गद्दे उनके, सपने उनके, उनकी रात। बिस्तर उनका, मसनद उनके, किस्से उनके, उनकी बात। बिस्तर उनका, मसनद उनके, किस्से उनके, उनकी बात। हमको नींद कहाँ से आए, हमको नींद कहाँ से आए, चिंता रोटी दाल की। जय हो गुरु घंटाल की, जय हो गुरु घंटाल की। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो गुरु घंटाल की। अंतिम कड़ी है, ध्यान दीजिएगा, आनंद आएगा। चित भी उनका, पट भी उनका, बाजी उनकी, उनका खेल। चित भी उनका, पट भी उनका, बाजी उनकी, उनका खेल। कोर्ट कचहरी थाना उनका, जेलर उनका, उनकी जेल। कोर्ट कचहरी थाना उनका, जेलर उनका, उनकी जेल। जेलों में भी हासिल उनको, जेलों में भी हासिल उनको, सुविधाएं ससुराल की। जय हो गुरु घंटाल की, जय हो गुरु घंटाल की। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो गुरु घंटाल की। सुनो सुनाऊं एक कहानी मैं अगिया बैताल की। सुनो सुनाऊं एक कहानी मैं अगिया बैताल की। जय हो गुरु घंटाल की, जय हो गुरु घंटाल की। जय हो गुरु घंटाल की, जय हो गुरु घंटाल की। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो गुरु घंटाल की।